हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम सेंडिंग यू रिकॉर्डेड लेक्चर. ओके, तो आप लेक्चर को देखना. और टुडे अवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. है ना, मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज AOD. ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको, जैसे आपने चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, है ना. तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं. ठीक है, ये चैप्टर कुछ टॉपिक्स से मिलके बना होता है, जिसमें पहला टॉपिक है अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल. अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो ये जो चैप्टर है वो कुछ कुछ टॉपिक्स से मिलकर बना होता है ना. फर्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, तो पहला टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल होगा. दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है रेट चेंज. ठीक है, तो सेकंड टॉपिक है इसमें वो है अपना रेट चेंज. थर्ड टॉपिक है मोनोटोनिसिटी. ठीक है, मोनोटोनिसिटी से आपने सारे टॉपिक इसमें पढ़े होंगे. मतलब बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इन सभी टॉपिक से मिलकर बना है. इसमें ये हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, है ना. तो नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है, तो टेंजेंट नॉर्मल, रेट चेंज, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है, एंड फिर आता है थ्योरम्स. तो इसमें ये थ्योरम्स, ये पांच टॉपिक्स हैं. इन पांच टॉपिक से मिलकर ये चैप्टर लगभग बना हुआ है अपना. इसमें जो टेंजेंट नॉर्मल है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है जब लगभग जेई मेंस में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना. इन दोनों को मिलाकर जेई मेंस में एक क्वेश्चन आता है. मोनोटोनिसिटी और ये थ्योरम्स मिलाकर जेई एडवांस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि जेई एडवांस में ये नहीं आ सकते, ये भी जेई एडवांस में आ सकते हैं, और जेई एडवांस में आने के चांसेस इनसे ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, इसमें मोस्टली थ्योरम से. तो हम आज क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस करेंगे, है ना. इन सभी टॉपिक्स पर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इन सभी टॉपिक्स पर कुछ ना कुछ टाइप के क्वेश्चन हो पाए, है ना, जो अपना रिकॉर्डेड वीडियो उसमें. तो पहले तो मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल को पिकअप करता हूँ. ठीक है, तो पहले टेंजेंट नॉर्मल के बारे में समझाते हैं कि टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है. ठीक है, और कैसे डिफाइंड होता है, किसके लिए डिफाइंड होता है, क्यों, क्या क्वेश्चंस हैं टेंजेंट की, क्या नॉर्मल है कि इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, तो ये हम टेंजेंट नॉर्मल में स्टडी करेंगे. उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल पर क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो जैसे सपोज ये कोई कर्व है, तो इस कर्व में अगर आप देखो, सपोज ये कोई पॉइंट है x1, y1. दिस इज अ कर्व y इक्वल टू fx. सपोज ये कर्व है y इक्वल टू fx और ये पॉइंट है x1, y1. ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, ये कोई होगी टेंजेंट. जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से पास करे. ठीक है, बाई द चांस ये ओरिजिन से पास कर रही है यहाँ पे, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ओरिजिन बना दिया. ठीक है, तो ये टेंजेंट होगी, है ना. और टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर होता है वो अपना नॉर्मल होता है. तो देखो, किसी भी टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है. तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए, बिकॉज ये लाइन ही है, तो इनकी इक्वेशन निकालने के लिए पहले तो स्लोप चाहिए. तो इस पी पॉइंट पे इस टेंजेंट की जो स्लोप है
वो सपोज एम है, ठीक है। तो टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या है अपना, एक्स वन कॉमा वाई। तो इस नॉर्मल की जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1। तो यहाँ से नॉर्मल की स्लोप क्या आती है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी अपनी, माइनस डी एक्स अपॉन डी वन, ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी अपनी, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्या आ जाएगी, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है x1 बाई वन से, तो यहाँ पे बाई माइनस बाई वन इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्या आ जाएगी इक्वेशन, बाई माइनस बाई वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। फाइन। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और ये पूरा सिनेरियो है जो हम टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली। तो अब इसमें देखो, इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है अपनी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है अपनी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड दिस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है ए बी सी, तो पी बी मतलब ए बी हो जाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और बी सी हो जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। पी ए क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, और पी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो ये अपना सिनेरियो है होता है पूरा, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल में, ये अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल था। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है। अब इसमें जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये आपने नोट करना हो तो आप पॉज करके नोट्स कर सकते हो, है ना, पॉज करना और नोट्स कर लेना वीडियो को पॉज करके, बाकी आपको आता होगा। ओके, फिर इसमें कुछ जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, कि अगर डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, इसका क्या मतलब होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई जीरो है, इसका क्या मतलब होता है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन है, इसका क्या मतलब होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसमें ना। तो जैसे फर्स्ट वाला डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है ना। इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है वो इज पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई जीरो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो है, तो नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस के पैरेलल। इसका क्या मतलब है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन है, इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट की जो स्लोप है वो माइनस वन है। टेंजेंट की स्लोप माइनस वन है, इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है। डेट मीन्स कि उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट है वो क्या है? आपस में इक्वल है। तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट के एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन हो, दैट मीन्स तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन हो, या तो टेंजेंट ऐसी होगी या फिर ऐसी होगी, ठीक है। प्लस ये प्लस वन वाली हो जाएगी स्लोप, ये माइनस वन वाली हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन का मतलब क्या है कि टेंजेंट एक्स और वाई एक्सिस दोनों से क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है ना। दैट मीन्स टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट दोनों एक्सिस से क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है ना। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होते हैं और इन सिनेरियो का यूज करते हुए हमसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 16 फ्रॉम 0,0 प्लस एक्स प्लस 16 फ्रॉम 0,0, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है कि टेंजेंट की इक्वेशन 0,0 से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो जो 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है किस कर्व पर? इस कर्व पर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 16 पर। तो 0,0 से जो टेंजेंट इस कर्व पर ड्रॉ हो रही है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 16 पर, उस टेंजेंट की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, जस्ट 30 सेकेंड में आपको पॉज कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो 30 सेकेंड। आप पॉज करके 2-3 मिनट तक ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ क्वेश्चन देखने के लिए, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। जस्ट ट्राई इट। ओके, देखो इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि ये कोई कर्व है ना, और इस कर्व पर ये कोई टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट है वो 0,0 से ड्रॉ की गई है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। दिस इज अ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 16, ठीक है। तो ये कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 16, है ना। इस कर्व पर 0,0 से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, ठीक है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, और नथिंग, इस कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो मैंने क्या माना कि जो टेंजेंट है जो कि 0,0 से ड्रॉ की गई है इस पर, तो वो टेंजेंट किसी पॉइंट पे तो टेंजेंट होगी। तो मैंने मान लिया कि सपोज ये P पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर ये P पॉइंट पर टेंजेंट है तो मैंने मान लिया कि जो P पॉइंट है अपना वो क्या है? x1, y1 है ना।
तो ये जो P पॉइंट है वो x1, y1 है, और मैंने क्या माना कि ये P पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है। और P पॉइंट क्या है, x1, y1। अब देखो P पॉइंट की क्या स्पेशलिटी है। एक तो P पॉइंट की स्पेशलिटी ये है कि जो ये अपना P पॉइंट है वो P पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है। पहली कंडीशन तो है ना, पहली स्पेशलिटी, पहले अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी कि P पॉइंट इज लाइज ऑन द कर्व। दूसरा क्या है, P पॉइंट इस टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है ना। तो P पॉइंट अगर निकल जाए अपना तो टेंजेंट की इक्वेशन आसानी से निकल जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म में, है ना। और दूसरा मतलब P पॉइंट कैसे निकलेगा उसके लिए देखो, ये जो कर्व है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, है ना। ये अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1, y1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर मैं m बोलूँ तो m कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x² प्लस 1 एट पॉइंट P। m आ जाएगा अपना 3x1² प्लस 1, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, है ना, कि p को सफिक्स में लिखते हैं, प्रीफिक्स मतलब सफिक्स में लिखते हैं ऐसे। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, है ना, आपको सब पता होगा। तो जो अपना m आ गया इसका dy बाई डी एक्स, वो टेंजेंट की स्लोप आ गई, है ना। तो अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं यहाँ से, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 3x1² प्लस 1 into x minus x1, ठीक है। so this is the equation of tangent, fine। तो ये अपनी टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन टेंजेंट की है, किससे पास कर रही है, 0,0 से पास कर रही है ना। इसने बोला है कि जो पॉइंट है वो 0,0 से ड्रॉ की गई है। तो अगर ये 0,0 से पास कर रही है तो 0,0 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x की जगह y की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 3x1² प्लस 1 इंटू 0 माइनस x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 3x1² प्लस 1 इंटू x1। अब मैंने आपको बताया था कि P पॉइंट की क्या स्पेशलिटी है कि P पॉइंट उस कर्व पे भी लाई कर रहा है। तो अगर P पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है तो यहाँ से y1 क्या होगा, x1³ प्लस x1 प्लस 16। तो y1 की जगह रख दिया x1³ प्लस x1 प्लस 16 इज इक्वल टू 3x1³ प्लस x1, ठीक है। x1 से x1 कट गया और ये इधर चला गया तो क्या आ जाएगा, 2x1³ इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से आ जाएगा x1³ इज इक्वल टू 8 एंड दैट इज x1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x1 क्या आ गया, अपना 2 आ गया। तो जस्ट यही क्वेश्चन था कि अब P पॉइंट आ गया, तो P पॉइंट आ गया तो Q पॉइंट निकालना तो और इजी है। तो P पॉइंट आ गया तो P का y कोऑर्डिनेट निकालना तो और इजी है। तो और इजी मतलब x को 2 रख दो तो 2 की पावर 3 8 प्लस 2 10 10 प्लस 16 26। तो P पॉइंट आ गया 26। तो अपनी जो लाइन थी, लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस 0 से भी पास कर रही है। स्लोप कितनी हो जाएगी इसकी, 26/2 26 माइनस 0/2 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, है ना। दैट इज y इक्वल टू 13x। तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल में जो है पहले टाइप की प्रॉब्लम्स इस टाइप की बनती है ना। तो ये आप इसको नोट करो। नोट करने का मतलब ये है कि आप जस्ट इसको पॉज करना और फिर नोट कर लेना, ठीक है। और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। तो ये मैं आप रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट करके देख लेना चीज़ें।
ओके, इसमें कुछ एक स्पेशल टाइप के सवाल आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक पॉइंट है, आप इसको चाहो तो याद रखो। टेंजेंट टू एक्स की पावर एम अपॉन ए की पावर एम प्लस वाई की पावर एम अपॉन बी की पावर एम इज इक्वल टू 1। ये जो है ना एक्स की पावर एम अपॉन ए की पावर एम प्लस वाई की पावर एम अपॉन बी की पावर एम इक्वल टू 1, ये कर्व है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ठीक है। तो इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर ये कोई कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो टेंजेंट टू दिस कर्व एट x1 y1 इज गिवन एज, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। इसका प्रूफ भी है बट मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रूव दिस। ओके, हमें क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो प्रूफ आप खुद से कर सकते हो। तो इसकी इक्वेशन आती है x1 की पावर m माइनस 1 अपॉन a की पावर m प्लस y1 पावर m माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है ना, कि ये इक्वेशन आती है एट x1 y1 पर इस कर्व के लिए टेंजेंट की, है ना। आप इसको कैसे याद रखोगे, तो नॉट इट दिस इज नॉट अ t इक्वल टू 0, है ना, बट जस्ट काइंड ऑफ t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 काइंड का है। t इक्वल टू 0 में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को x1 रखते थे, यहाँ पे x तो x रहने दिया, बाकी पूरे को x1 रख दिया। उसमें y स्क्वायर को y1 रखते थे, तो यहाँ पे एक y की पावर m में एक y को तो y रहने दिया, बाकी बचे हुए y को y1 की पावर m माइनस 1 रख दिया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें, मतलब ऐसे तुम इस काइंड से या इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हो इसकी इक्वेशन को, ठीक है। तो इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस पर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है ये, टेंजेंट टू द कर्व x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये कर्व है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ना, वो मीट x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। Tangent to the curve this meet x axis at a and y axis at b. Then find OA plus OB where O is origin. Then find OA plus OB where O is origin. तो ये क्वेश्चन आपको करना है ना, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इस टाइप का कर्व है ना। तो करो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। तो देखो, जस्ट मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन। ये जो कर्व है ना, इस कर्व को अगर ध्यान से देखो तो ये कर्व ऐसे लिखा हुआ है x1 की पावर 1/2 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो ये कर्व क्या है, x की पावर m अपॉन a की पावर m। a कितना है यहाँ पे 2, 16, ठीक है। x की पावर m अपॉन a की पावर m, इसको 4 को 16 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये कर्व क्या है, x की पावर m अपॉन a की पावर m प्लस y की पावर m अपॉन b की पावर m। यहाँ पे लकीली a और b सेम है, इक्वल टू 1, ठीक है। ये कर्व है। तो इस कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस कर्व फॉर दिस कर्व इस फॉर्मूले से आ जाएगी, क्या आएगी, x x1
तो यहाँ पर -1/2/4 प्लस y/1 -1/2/4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की। अब इस क्वेश्चन को भी रफ कर देते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन हो गया, बस टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई। तो इस कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, एट x1, y1। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, x/4√x1 प्लस y/4√y1 इक्वल टू 1। ठीक है, x/4√x1 प्लस y/4√y1 इक्वल टू 1, है ना। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब ये जो टेंजेंट है, सपोज ये कोई कर्व होगा, है ना, ये कर्व होगा, इसका ये कोई पॉइंट होगा x1, y1, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे। तो ये किस फॉर्म में लिखी हुई है? इस फॉर्म में लिखी हुई है बेटा। अगर इसको देखो तो x/a, तो ये जो a है वो क्या है, 4√x1, 0, और b क्या है, 0, 4√y1। ठीक है, तो ये इक्वेशन है ना। हमसे क्या पूछा है, OA प्लस OB पूछा है। दिस इज A एंड दिस इज B। तो OA प्लस OB पूछा है, तो OA प्लस OB क्या हो जाएगा, 4√x1 प्लस 4√y1, डेट इज 4 टाइम्स √x1 प्लस √y1। और यहाँ से जो कर्व था वो क्या था अपना, जो कर्व था वो ये था, x1 की पावर x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 4। x1 y1 तो इस कर्व पर ही लाई कर रहा था। तो अगर x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा था तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √x1 प्लस √y1 इज इक्वल टू 4। तो 4 और इसकी जगह 4 रख देंगे, तो 4 × 4 इज 16। तो हमसे यही पूछा था कि OA प्लस OB कितना आएगा, डेट इज आंसर इज 16। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट करो, इसको आप नोट करो। और जैसे मैं इसको पॉज करने वाला हूँ, ठीक है, तो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, कुछ पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको नहीं पता होगा, है ना। जैसे देखो x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। इसका आपको पता है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन a cos थीटा, a sin थीटा होता है। ठीक है, सर्कल का आपको सबको पता है, एलिप्स का भी पता है। इसका होता है a cos थीटा, b sin थीटा, अगर यहाँ पर b है तो। ठीक है, हाइपरबोला का भी पता होगा सबको। इसका होता है a sec थीटा, b tan थीटा, है ना। एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इन सब का आपको पता होगा। ठीक है, इवन पैराबोला का भी पता होगा, AT², 2AT। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी पता होगा, CT, C/D। दिस इज द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज कर्व, है ना। बट ऐसे कुछ और भी कर्व हैं जिनका आपको नहीं पता होगा, तो उनके लिए देखो, जैसे इसको मैं रफ कर देता हूं। जैसे फॉर दिस कर्व, इसके लिए जो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो होता है a cos थीटा की पावर 2/n, a cos थीटा की पावर 2/n, b sin थीटा की पावर 2/n।
ठीक है। तो दिस इज द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस कर्व, है ना। और जैसे ये कर्व है एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो इसके लिए पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये होता है इसके लिए a इंटू टी की पावर n कॉमा a अपॉन टी की पावर m। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं ना, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होते हैं। ठीक है, x की पावर m इज इक्वल टू वाई की पावर n, इसके लिए होता है t की पावर n कॉमा टी की पावर m। ठीक है, तो ये कुछ है पैरामेट्रिक फॉर्म, वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है ना। नेक्स्ट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कर्व है। तो इस कर्व के लिए होता है सी सेक थीटा कॉमा सी कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 कर्व हैं जिनके लिए आपको नहीं पता होगा, तो वो आपको एज इट इज डायरेक्टली याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रखो, ज़्यादा बेटर है ना। ठीक है, इन पे कुछ खास क्वेश्चंस बनते तो नहीं है, बट कभी कभी डायरेक्ट कब आ जाते हैं, तो उस केस में हमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना। ठीक है, तो ये आप याद रखना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट जैसे आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये पढ़ाई होगा आपने, है ना। तो जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, तो कोई पॉइंट है जैसे ये, पहले तो देखो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होती क्या है। सपोज ये कोई पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे टेंजेंट है सपोज, ठीक है, और ये नॉर्मल है, तो ये तो होती है अपनी लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, अभी बताया था मैंने। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये होता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, सपोज ये पी पॉइंट है अपना एच कॉमा के, और इस टेंजेंट की स्लोप है m, दैट इज डी बाई डी एक्स। ठीक है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, इसको हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल दिया हमको। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना, ये कितना आता है, क्या आता है ना, तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है ना, ये फॉर्मूले है ना, तो इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है मॉड ऑफ के एम, लेंथ है इसकी मॉड लगा है, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है मॉड ऑफ के वाई एम। ठीक है, तो ये तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है मॉड ऑफ के वाई एम, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है, मॉड ऑफ के एम। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, मॉड ऑफ के वाई एम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना, डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चन में। और इसमें m की जगह -1/m रखोगे, ठीक है, तो आ जाएगा मॉड के अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। m की जगह -1/m रख दो, यहाँ से यहाँ आना है तो m की जगह -1/m रख दो, ऐसे ही यहाँ से यहाँ आना है तो m की जगह -1/m रख दो। ठीक है, तो अपना डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाएगा सब टेंजेंट सब नॉर्मल का। तो ये आप नोट करो। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप पॉज करके नोट कर लेना। तो ये अपना पहला पोर्शन था, और ये जो पहला पोर्शन था वो था टेंजेंट एंड नॉर्मल से, है ना। इसमें इतना ही है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बाकी आपने पढ़ा भी होगा, तो आई थिंक आपको सब क्लियर होगा। दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है रेट चेंज। ठीक है, दूसरे पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है रेट चेंज वाले में, पर्सन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, एक पर्सन है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, इज वॉकिंग ऑन अ फुटपाथ
ठीक है, फुटपाथ पे वॉक कर रहा है ना, एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है जिससे वो वॉक कर रहा है। ठीक है, a lamp post of height 4.5 मीटर, एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट उस इंसान की हाइट से 3 टाइम्स है, 4.4 मीटर है ना। स्टैंड ऑन दिस फुटपाथ जो लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट 4.5 मीटर है, जो कि इस फुटपाथ पर स्टैंड करता है ना, मतलब है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इज चेंजेस। क्वेश्चन है फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो चेंजेस। तो व्हाट इज द रेट होगी जिससे लेंथ ऑफ शैडो चेंजेस हो रही होगी, तो ये क्वेश्चन आपको करना है ना। तो जस्ट आप 20 सेकंड वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, है ना, मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या सिनेरियो है कि ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट 4.5 मीटर है, और ये इंसान है ठीक है, जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, और लैम्प पोस्ट से ऐसे जाएगा ठीक है, तो उसकी शैडो यहाँ पे कहीं बन रही होगी, है ना। तो हमें बताना है कि उसकी शैडो किस, ये इंसान है तो उसकी लेंथ, ये शैडो की लेंथ एल होगी, सपोज दिस इज एक्स, ठीक है, और ये 1.5 मीटर है, ये ऐसे बोला है उसने क्वेश्चन में। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो जो टेन थीटा होगा अपना वो क्या होगा 1.5 अपॉन एल, डेट इज 4.5 अपॉन एक्स प्लस एल। जो टेन थीटा आएगा वो क्या आएगा 1.5 अपॉन एल आएगा इस ट्राइंगल के लिए, छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए 4.5 अपॉन एक्स प्लस एल आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 1.5 से कट गया 3 बार, एक्स प्लस एल इज इक्वल टू 3l, डेट इज एक्स इज इक्वल टू 2l। तो एक्स क्या आ गया अपना 2l आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जो 6 किलोमीटर पर आवर है उससे वो मूव कर रहा है, जो इंसान यहाँ पे है वो 6 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ये जो इंसान है वो 6 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ठीक है, फुटपाथ ऑफ द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमें dx बाई dt दिया है, ठीक है, कितना दिया है, ओके, इसमें देखो 6 किलोमीटर पर आवर दिया है, 6 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो दिस इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतने उससे dx बाई dt कितना आ गया अपना 5/3 आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि टाइम हमेशा सेकंड में लेते हैं ना, अगर ये मीटर में x तो टाइम सेकंड में लेते हैं ना, ये अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं अपनी, है ना, SI CGI जो भी होती है ना, तो उससे तो यहाँ से dx बाई dt कितना आ जाएगा, ये सब फिजिक्स की बात है ना, यूनिट एंड डायमेंशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ dl बाई dt। तो यहाँ से dl बाई dt कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 1/2 इंटू dx बाई dt। तो dl बाई dt कितना आ गया 1/2 इंटू 5/3, डेट इज 5/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो शैडो होगी वो 5/6 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर से, है ना।
तो ये क्वेश्चन था, है ना, इसको आप नोट करो। और ठीक है, ये नोट कर लेना, पॉज करके इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, नाउ एक टॉपिक और होता है इसमें, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन में ये फॉर्मूला लगता है बेटा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जैसे 27 है, उसकी पावर 1/3 कितना होगा, 3। अब मैंने बोला आपको कि 28 की पावर 1/3 निकालना है, तो अब आप अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हो, डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, उसके लिए तो आपको कैलकुलेटर चाहिए। अब कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है जेईई एडवांस के पेपर में। और आपको इतना पता होगा कि इस साल के लिए जेईई एडवांस वालों ने 12th बोर्ड की परसेंटेज को हटा दिया है, कि आपकी 12th बोर्ड में क्या परसेंटेज है वो मैटर नहीं करेगी। अगर आप जेईई एडवांस का पेपर क्वालिफाई करोगे तो आपको जेईई एडवांस का कॉलेज मिल जाएगा। पहले ऐसा होता था कि 75% होना कंपलसरी था, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आना कंपलसरी था 12th की बोर्ड में, है ना। ऐसा होता था ना पहले कि जो 12th बोर्ड में या तो 75 परसेंटाइल में आओ, टॉप 75 परसेंटाइल में, या फिर 75 टॉप 20 परसेंटाइल में आओ, या फिर 75% लेके आओ, है ना। पहले ये क्राइटेरिया था, तभी आप जेईई एडवांस का पेपर में क्वालिफाई माने जाओगे, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो। यानी कि अगर आपको जेईई एडवांस का कॉलेज चाहिए तो आपको जेईई एडवांस का पेपर तो क्रैक करना ही पड़ेगा। अगर आपको आईआईटीज़ का कॉलेज चाहिए तो आपको जेईई एडवांस का पेपर तो क्रैक करना ही पड़ेगा। साथ में पहले ये भी क्राइटेरिया था कि 12th बोर्ड में 75% लेकर आओ, या टॉप 20 परसेंटाइल में लेकर आओ। जो भी आपकी स्टेट बोर्ड है उसमें आप टॉप 20 परसेंटाइल में आओ, या फिर 75% लेकर आओ। और इसके साथ साथ आपको जेईई एडवांस का पेपर भी क्रैक करना पड़ेगा, तब आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन ड्यू टू कोरोना के चलते होम मिनिस्टर, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनके होम मिनिस्टर ने डिसाइड किया इस बार कि इस बार आपको 75% लाने की ज़रूरत नहीं है, या टॉप 20 परसेंटाइल में आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जेईई एडवांस का पेपर क्वालिफाई करो और आपको आईआईटी का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर अस, फॉर यू गाइस, है ना। तो आपको सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है। अगर आपको आईआईटी का कॉलेज चाहिए तो आप जस्ट पेपर पर फोकस करो, आपकी परसेंटेज कितनी बनी है वो मैटर नहीं करता, है ना। तो जैसे लीनियर अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा रहा हूँ, लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जैसे सपोज 27 की पावर 1/3 है, तो 27 की पावर 1/3 निकालना ईजी होता है ना, कि 3 हो जाएगा। अब मैं बोलूँ आपको कि 28 की पावर 1/3 निकालो, या 26 की पावर 1/3 निकालो, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लीनियर अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, है ना। ये फॉर्मूला लगता है इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखो, इस फॉर्मूले से आपको अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला था अप्रोक्सीमेशन में। और थर्ड चीज पे आते हैं, इसमें थर्ड जो टॉपिक था अपना, थर्ड टॉपिक था अपना मोनोटोनिसिटी। क्या था, ठीक है। तो ये जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मेन तो यही है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अगर उसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है ना। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, यहाँ पे जरूर लिख लेना, अगर एफ डिफरेंशिएबल है तभी ऐसा होता है। और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो जो अपना एफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है फंक्शन एफ एक्स, है ना, ठीक है। तो ये तो अपना मोनोटोनिसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया।
मेन कॉन्सेप्ट तो यही है। अब आगे तो फिर इसमें क्या है कि क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखो क्वेश्चन, इफ एफ एंड जी आर टू डिफरेंशियल फंक्शन, अगर एफ और जी टू डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग and gx is strictly decreasing, एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जी एक्स अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, देन फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ एच एक्स, देन फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ एच एक्स, है ना। और जो एच एक्स फंक्शन है वो है अपना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार सभी बच्चे, फिर हम इसको करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपने ट्राई किया होगा, तो एफ ऑफ जी ऑफ दिस है, इसका इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी चाहिए कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ठीक है। हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या दी है वो भी देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ये दी है कि एफ एंड जी आर टू फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड जी एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एफ डैश एक्स है वो तो पॉजिटिव है और जो जी डैश एक्स है वो नेगेटिव है ना। एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जी एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब यह है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और जी डैश एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो एच एक्स के बारे में पूछा है, तो एच डैश एक्स क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश जी ऑफ समथिंग जो लिखा हुआ है इनटू जी डैश समथिंग जो लिखा हुआ है, ये जो समथिंग है इसमें ये आ जाएगा पूरा और इसमें भी ये आ जाएगा। अब इस समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो एफ डैश है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि ये एफ डैश है और एफ डैश पॉजिटिव है, तो जी डैश एक्स नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है क्योंकि वो जी डैश है और जी डैश क्या अपना नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब इसके बारे में बात करो तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है ही, इसके बारे में बात करते हैं। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो अपना फंक्शन एच एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी एच डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पॉजिटिव हो गया तो एच डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 नेगेटिव हो गया तो एच डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पर टिका हुआ है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इस चीज़ पर टिका हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 किस रेंज में पॉजिटिव होगा और किस रेंज में नेगेटिव होगा।
जिस रेंज में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पॉजिटिव होगा उस रेंज में एफ एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जिस रेंज में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 नेगेटिव होगा उस रेंज में एफ एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को देख लेते हैं किस रेंज में नेगेटिव है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 3। तो x सब बिलोंग्स टू 1 से 3 है, तो x बिलोंग्स टू 1 से 3 में ये चीज नेगेटिव है, डेट मीन्स एच डैश एक्स नेगेटिव है, डेट मीन्स एच एक्स डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, तो एच एक्स कब डिक्रीजिंग है, जब x 1 से 3 के बीच में, और जब x माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट है, तो उस केस में क्या होगा, एच डैश एक्स पॉजिटिव होगा, तो वहां पे एच एक्स क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग। ओके, अब एच एक्स 0 होगा कहाँ पे, 1 और 3 पे, तो 1 और 3 पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा, है ना, मैक्सिमा मिनिमा। तो इतना आप नोट करो, है ना। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आप नोट करो। ओके, ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। नाउ जैसे अपना एओडी में टेंजेंट नॉर्मल हो गया, ठीक है, उसके बाद रेट चेंज हो गया, फिर मैक्सिमम मिनिमा हो गया, सॉरी मोनोटोनिसिटी हो गया। मोनोटोनिसिटी पे ये क्वेश्चन बनते हैं, कुछ स्टेबलाइज इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं कि एक्स साइन एक्स से बड़ा है प्रूव करो, एक्स बिलोंग्स टू एक्स पॉजिटिव के लिए, या एक्स साइन एक्स से छोटा है ये प्रूव करो एक्स नेगेटिव के लिए, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अपने, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैक्सिमम मिनिमा है ना, और थ्योरम्स हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा में भी मैक्सिमम यही होता है कि जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 आता है वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आता है, बट कंडीशन ये है कि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होगा, जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है ना, साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो अपना क्या होता है, मिनिमा आता है उस पॉइंट पे। अगर यही साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो मैक्सिमा आता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो मिनिमा आता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है साइन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला स्लोप है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नेगेटिव वाली स्लोप है और ये पॉजिटिव वाली स्लोप है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो मैक्सिमा, है ना। एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए साथ में, या फिर ये कंडीशन भी होती है कि एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा आता है, एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो मिनिमा, और नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा। ठीक है, ये भी कंडीशन होती है ना। तो ये दोनों कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है ना। और थ्योरम्स आप पढ़ लेना, आपको जो भी डाउट्स हैं आप डाउट क्लास में या फिर मेरे से व्हाट्सएप पर भी या क्लास में भी इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा कल के लिए,
तो कल के लिए अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करके आओ, ठीक है। ओके, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो।